हेलो दोस्तों, वेदांत क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम शिक्षण विधियों के प्रश्न कर रहे थे हिंदी में। उस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मूल्यांकन की प्रक्रिया है। मूल्यांकन क्या है? उद्देश्यों की उपलब्धि के विस्तार का निर्धारण, परिणामों की गुणवत्ता और मूल्यों का निश्चय करना, अनुदेशन के परिणामों की तुलना करना या उपर्युक्त सभी। देखिए, जब मूल्यांकन किया जाता है तो जो उद्देश्य हैं वो मिले या नहीं हुए, ये पूरे हुए, वो उपलब्धि के विस्तार का निर्धारण, जो उपलब्धि है वो, जो उद्देश्य है वो पूरे होते नहीं होते, उनका निर्धारण भी किया जाता है। परिणामों की गुणवत्ता, जो परिणाम है उनमें गुणवत्ता है कि नहीं है। मूल्यों का निश्चय हुआ नहीं हुआ, जो मूल्य हैं, जो उद्देश्य हैं, नैतिक मूल्य, चारित्रिक मूल्य, जितने भी मूल्य हैं उनका वो पूरे हुए नहीं हुए। और अनुदेशन के परिणामों की तुलना, जो हमने अनुदेशन किया, जो हमने निर्देशन किया, उसका परिणाम क्या रहा, उसकी तुलना करना, ये सब मूल्यांकन में शामिल होता है। तो डी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। निबंधात्मक परीक्षण सर्वाधिक प्रचलित उपलब्धि परीक्षण है, फिर भी इसका दोष यह है कि इसमें विश्वसनीयता नहीं रहती। हाँ, उत्तर और भाव प्रस्तुत की बहुत स्वतंत्रता होती है। 500 शब्दों में लिखना, 200 शब्दों में लिखना बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। इसमें भाव भी अच्छे से हम प्रकट कर सकते हैं, उत्तर लिखने में भी मज़ा आता है। बालकों की विभिन्न योग्यताओं का परीक्षण भी होता है कि उसमें लिखने की योग्यता कैसी है, उसकी विचारशीलता कैसी है। और बालकों की प्रगति का वास्तविक ज्ञान भी यहीं से होता है कि कितना उसने सीखा है। लेकिन इसमें विश्वसनीयता नहीं होती। इसमें मूल्यांकन जब करते हैं तो पक्षपातपूर्ण, आत्मनिष्ठ, विभेदकारिता की कमी, क्या होती है? विभेदकारिता की कमी। आत्मनिष्ठ होता है, व्यक्तिनिष्ठ नहीं होता, वस्तुनिष्ठ नहीं होता, और अविश्वसनीय होता है, विश्वसनीयता का अभाव रहता है। ये इसमें कई चीजें पाई जाती है। लेखन कौशल विकास की उपयोगी विधि है। लिखना सिखाना है बच्चे को, तो किस विधि का प्रयोग कर सकते हैं? अनुकरण, हाँ, लेखन कौशल में काम करेगी। मॉन्टेसरी, ये भी काम करेगी। डाल्टन विधि, यहाँ ये याद रखना है, डाल्टन विधि खेल विधि है, ये लेखन कौशल में उपयोगी नहीं है। बाकी मॉन्टेसरी, LSWR, ये पहले लिखना सिखाती है। और अनुकरण भी क्या है? रचना अनुकरण, उच्चारण अनुकरण और लेखन अनुकरण, ये 3 प्रकार के अनुकरण हैं जो अनुकरण विधि के अंतर्गत है। तो लेखन यहाँ भी सिखाया जा रहा है। तो ए व बी दोनों करेक्ट आंसर है, डी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। मारिया मोंटेसरी कहाँ की रहने वाली थी? इटली की रहने वाली थी। इटली की रहने वाली मारिया मोंटेसरी ने सबसे पहले लेखन कौशल के विकास पर बल दिया। ठीक है। अगला है, अच्छा, लेखन भी 3 प्रकार का होता, लेखन भी 2-3 प्रकार का होता है। जैसे एक हम करते हैं लेखन अनुकरण, स्वतंत्र रूपरेखा, स्वतंत्र रूपरेखा अनुकरण। 2 तरह से होते हैं। एक तो रूपरेखा बना करके लिखना, एक होता है स्वतंत्र रूप से लिखना। तो कहीं किसी चीज को देख करके उसे हम लिखते हैं या सुनते हुए लिखते हैं, तो स्वतंत्र लेखन होता है। और किसी चीज को वैसा का वैसा हूबहू उतारना रूपरेखा होता है, या उन्हीं उन्हीं बिंदुओं पर अंकन करते हुए लिखना, तो वो कहलाता है आपका रूपरेखा। जैसे ये बनाया हमने, तो यहाँ जब बालक बनाएगा तो इस तरह से वो उंगली चलाएगा, तो उसे पता लग जाएगा कि ये कोई वर्ण है। ठीक है। तो ये हमने एक वर्ण बनाया जो है ठ। ठीक है। ऐसे रूपरेखा बना करके लिखना। तो पहले रूपरेखा बना दो, फिर उसके बाद एक स्वतंत्र लेखन होता है। तो 2 तरह से लेखन किया जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे पहले कलम पकड़ने का अभ्यास किया जाता है किस विधि में? इसके द्वारा रेखाएं खींचना सिखाया जाता है कि ऐसे रेखा खींचो, फिर सीधी रेखा खींचो, फिर ऐसे गोला बनाओ, फिर ऐसे बनाओ, तो बन गया आपका क। ऐसे ऐसे सिखाया जाता है, एक एक सीधी रेखाएं खींची जाती है। मॉन्टेसरी में, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि में, किंडरगार्टन विधि में या डाल्टन विधि में? तो आपको याद रखना है, मॉन्टेसरी विधि में सीधी आड़ी रेखाएं खींच करके लिखना सिखाया जाता है, कलम पकड़ने का अभ्यास करवाया जाता है। मारिया मोंटेसरी इटली की निवासी थी। अब पर्यवेक्षित अध्ययन विधि क्या है? पर्यवेक्षित का मतलब होता है केवल हम पर्यवेक्षक की भूमिका निभाएंगे, करेगा बालक स्वयं ही। बालक स्वाध्याय करेगा, केवल हम उसे गाइडेंस देंगे, पढ़ाएंगे बिल्कुल नहीं। तो इसके प्रवर्तक कौन है? मॉरिसन। मॉरिसन
प्रवर्तक विधि के जनक कहे जाते हैं, प्रवर्तक कहे जाते हैं। और ये किसकी विधि है? ये गद्य शिक्षण की विधि है। पद्य में काम नहीं करेगी, जैसे बालक किसी रचना पर खोज कर रहे हैं तो ये गद्य शिक्षण में काम करेगी। और ये स्वाध्याय की प्रवृत्ति है, स्वाध्याय पर ज़्यादा बल देती है, खुद पढ़ो आप, ठीक है। और यह मॉरिसन ने वाचन कौशल के लिए विकास किया था, इसका वाचन के लिए। और वाचन का संबंध किससे है? पठन से। केवल यह पठन कौशल के लिए इसका विकास किया था। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि, बोलना नहीं है, सुनना नहीं है, लिखना नहीं है, केवल आपको ढूंढना है, पढ़ना है नई नई किताबों को। तो पर्यवेक्षित अध्ययन विधि वाचन कौशल के लिए बनाई गई। तीव्र गति से चलने वाली विधि है ये, तीव्र गति से। बच्चे फटाफट फटाफट नई किताबों को खोज करके पढ़ते हैं, फटाफट उनमें से वो कंटेंट निकालते हैं जो उन्हें चाहिए। तीव्र चलने वाली विधि है। और शब्दकोश व मानचित्र देखने की कुशलता का विकास भी करती है। शब्दकोश और मानचित्र देखने की कुशलता का विकास भी करती है। अब कैसे करती है? आप लोग सोच रहे होंगे कि सर शब्दकोश कैसे? मान लीजिए एक 350 पेज की एक पुस्तक है, किसी रचनाकार की है। अब आपको पर्यवेक्षित अध्ययन विधि में केवल एक ही टॉपिक दिया गया है, तो आपको उस पूरे 350 पेज की किताब में से आपको उन शब्दों पर ज़्यादा गौर करोगे आप जो उससे संबंधित होगा, उस रचनाकार से संबंधित होगा, तो शब्दकोश आपका बढ़ेगा, शब्दकोश भी बढ़ेगा। सबसे ज़्यादा शब्दकोश का ज्ञान दिया जाता है इसमें। और मानचित्र का निरीक्षण करना, मानचित्र को देखने की कुशलता का इसमें विकास होता है कि हमने किस तरह से देखा है, किन चीज़ों को देखा है, तो मानचित्र देखने की विकास होता है। समय अधिक लगता है, ये याद रखना है। अब आती है किंडरगार्टन विधि। किंडरगार्टन विधि जर्मनी के रहने वाले फ्रोबेल, इनके द्वारा दी गई। इनका कहना यह था कि जिस तरह से विद्यालय एक बगीचा है, जिस तरह से माली अपने गार्डन को सींचता है, उसी तरह से विद्यालय में शिक्षक को भी बालकों को उसी तरह से स्वतंत्र वातावरण देना चाहिए। प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है। छोटे छोटे बाल गीतों व खेल खेल के माध्यम से शिक्षा दी जाती है, इसलिए यह किस विधि में रखी जाती है? खेल विधि में रखी जाती है। तो ये खेल विधि का भाग है, न कि लेखन विधि है। ये खेल विधि में जिस प्रकार माली बगीचे को सींचता है, देखभाल करता है, उसी प्रकार से शिक्षक को भी ऐसा करना चाहिए। अगली विधि है डाल्टन विधि। देखिए, डाल्टन एक शहर है जहां हेलन पार्खर्ट्स ने प्रयोग किया। इसका किसने प्रयोग किया? हेलन पार्खर्ट्स ने। डाल्टन शहर में, पार्खर्ट्स डाल्टन शहर में इन्होंने ये प्रयोग किया, अमेरिका में। इन्होंने ये प्रयोग किया कि कक्षा के स्थान पे इन्होंने प्रैक्टिकल लैब को ज़्यादा महत्व दिया कि जब आपकी इच्छा हो तब आओ और जब इच्छा हो तब चले जाओ। और पाठ को इकाइयों में बांट दिया, सप्ताह के कार्यों में बांट दिया। और सप्ताह के कार्य को इन्होंने कहा असाइनमेंट। असाइनमेंट, तो आपको याद रखना है असाइनमेंट शब्द डाल्टन प्लान से संबंधित है, क्योंकि यहाँ पर कार्य करने की कोई बाउंडेशन नहीं है, आपकी इच्छा हो जब करो। एक समय निर्धारित कर दिया, जब आपका मन हो तब उस असाइनमेंट को पूरा करो। इस विधि में गृह कार्य नहीं देते हैं, ये याद रखना है। बच्चे को बर्डन देना ही नहीं है। उच्च स्तर के लिए उपयोगी है, थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। और यह समय अधिक लगता है। शिक्षक निष्क्रिय, छात्र सक्रिय रहता है। तो जितने भी आपके कॉलेज है ना, वो इसी आधार पर बन रहे हैं, इसी आधार पर हैं। वैसे ये हेलन पार्खर्ट्स ने ये छोटे बच्चों के लिए विकसित की थी, अभी ये उच्च स्तर के लिए उपयोगी है। तो सप्ताह के कार्य को क्या कहते हैं? असाइनमेंट देना। और जो दैनिक कार्य हैं उनको हम पाठ को इकाइयों में बांट लेते हैं। और यहाँ प्रयोगशाला का सबसे ज़्यादा स्थान है डाल्टन विधि में। प्रयोगशाला को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है डाल्टन विधि के अंतर्गत। किस विधि में अध्यापक रेजमाल के गत्ते पर आकृतियां तैयार करता है, जिससे बालक उस पर क्या है, उंगलियां घुमाकर धीरे धीरे लिखना सीख जाता है? मॉन्टेसरी, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि, किंडरगार्टन, डाल्टन प्लान। देखो, ये लिखना जो शब्द है ना, इसी से आपको समझ में आ जाएगा कि यह तो मॉन्टेसरी विधि का भाग है। मॉन्टेसरी विधि में लिखना सिखाया जाता है, LSWR। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि अभी मैंने बताया आपको, मॉरिसन के द्वारा दी गई। मॉरिसन ने इसे जो विकसित किया, ये उच्च स्तर के लिए विकसित किया। वैसे तो ये वाचन कौशल के लिए विकसित किया था, और अभी ये उच्च स्तर के लिए काम करती है। यहाँ बच्चों का शब्दकोश भी बहुत बढ़ जाता है, मानचित्र देखने में उनमें कुशलता आ जाती है। ठीक है, बच्चे स्वाध्याय करते हैं, और यह गद्य शिक्षण के लिए काम करेगी। अब उच्च स्तर में कौन कौन सा आ जाता है? माध्यमिक स्तर और उच्च माध्यमिक स्तर। कौन सा शिक्षण होगा इसमें? केवल गद्य शिक्षण। कौन सी प्रवृत्ति होगी? स्वाध्याय। ठीक है, किंडरगार्टन विधि के बारे में मैंने बताया आपको, जर्मनी के फ्रोबेल ने दी है। और डाल्टन विधि के बारे में मैंने बताया आपको, अमेरिका के
पार्कहर्ट्स ने दी है। हेलन पार्कहर्ट्स एक महिला थी, एक शिक्षिका थी, उन्होंने ये प्रयोग किया और वर्तमान में यह उच्च स्तर के लिए सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाती है। इसमें प्रयोगशाला को महत्व दिया गया है। कक्षा कक्ष के स्थान पर किसे महत्व दिया गया है? प्रयोगशाला को। यह महत्वपूर्ण बात है, जिसमें गृह कार्य नहीं देते हैं। निम्न में से मॉन्टेसरी विधि के दोष नहीं हैं। खर्च ज़्यादा है, अधिक समय लगता है, व्यय साध्य है, कम खर्चीली है। कम खर्चीली नहीं है भाई, इसमें खर्च ज़्यादा होता है, समय लगेगा, खर्च भी ज़्यादा होगा, रेजमाल के गत्ते लगेंगे, खेलने के लिए सारी चीज़ें चाहिए, बनाने के लिए पूरे खांचे चाहिए, तो वो सब चीज़ें ज़रूरी होती है। कम खर्चीली नहीं है, व्यय भी होता है, समय भी ज़्यादा लगता है, ज़्यादा खर्च भी होता है। मॉन्टेसरी विधि द्वारा बालक को कितने समय में लिखना सिखा दिया जाता है? देखिए, वो 15 दिन में तो कहते हैं हम पढ़ना सिखा देंगे और 45 दिन में लिखना सिखा देंगे, ऐसा वो कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है, मॉन्टेसरी विधि में 45 दिन में तो लिखना, और लिखने के बाद पढ़ना बहुत आसान होता है, ऐसा वो मानते हैं, तो पढ़ना सिखा देते हैं वो मात्र 15 दिन में। तो 45 दिन में तो वो लिखना सिखा देंगे। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट आंसर है। और अगला प्रश्न भी यही कहता है शायद, मेरे ख्याल से, मॉन्टेसरी विधि द्वारा बालक को कितने समय में पढ़ना सिखा दिया जाता है? तो मात्र 15 दिन में, 1/3 में ही सिखा दिया जाता है, 1/3 भाग में ही। तो 15 दिन में ही सिखा देते हैं वो लोग जो पढ़ाते हैं, वो लोग तो क्या है जो पढ़ाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, किस विधि में अध्यापक छात्रों को वर्णों की आकृति का उपकरण देता है, फिर वर्ण की आकृति तैयार करने को कहता है, जिसमें छात्र खड़िया चौक को पीला करके वर्ण की आकृति का उपकरण बनाकर उसे भरते हैं, सुखाते हैं और फिर लिखना सीखते हैं। देखो यहाँ पर भी लेखन की बात हो रही है, तो कौन सी विधि हो जाएगी? मॉन्टेसरी विधि। यानी चाहे रेगमाल का गत्ता हो, चाहे कोई थर्माकोल का गत्ता हो, चाहे कोई आकृति बना करके, कोई जैसे मूर्तियां बनती है ऐसे आकृति बना करके हम लिखना सिखाएं, एक ही बात है, वो केवल मॉन्टेसरी विधि बता रही है। ठीक है। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि मॉरिसन के द्वारा दी गई। डाल्टन विधि ये अमेरिका शहर में विकसित की गई। ड्रेकाली विधि, ड्रेकाली है जिसमें हम जो मंदबुद्धि बालक होते हैं उन्हें शिक्षा देते हैं, या फिर जो जन्मांध होते हैं इस तरह के बालक होते हैं, वो ड्रेकाली विधि द्वारा उन्हें शिक्षा दी जाती है। ठीक है। ड्रेकाली विधि, वैसे ड्रेकाली प्रवर्तक हैं, जो नाम है उसी अनुसार इनका काम है। प्रवर्तक ड्रेकाली हैं, इन्होंने इसका प्रयोग किया और इसमें बच्चों को जो शिक्षा दी जाती है, शाम के समय तो उन्हें संगीत की शिक्षा दी जाती है और सुबह के समय उन्हें पढ़ाया जाता है, भाषा की शिक्षा दी जाती है। तो भाषा सुबह, संगीत, नृत्य आदि शाम को। ठीक है। जैसे बांसुरी बजाना, ढोलक बजाना इत्यादि। यह 4 से 19 वर्ष के बालकों के लिए उपयोगी है, बनाई गई 4 से 19 वर्ष के बालकों के लिए। ठीक है। मानसिक रोगों से जो ग्रसित होते हैं उनके लिए बनाई गई ड्रेकाली विधि। ड्रेकाली विधि के प्रवर्तक कौन है? तो सीधा आंसर है ड्रेकाली हैं। मानसिक रोगों से ग्रसित बालकों के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है? तो ड्रेकाली विधि मानसिक रोगों से ग्रसित बालकों के लिए है। 4 से 19 वर्ष के बालक होते हैं, उन्हें सिखाया जाता है इनसे। भाषा की शिक्षा सुबह दो, संगीत की शिक्षा शाम को दो। ड्रेकाली विधि किस उम्र के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है? तो ये 4 से 19 वर्ष के बालकों के लिए उपयोगी है। किस विधि में भाषा की शिक्षा सुबह दी जाती है? ड्रेकाली विधि में दी जाती है। ड्रेकाली विधि में गीत संगीत की शिक्षा किस समय दी जाती है? तो शाम के समय दी जाती है। 4 से 19 वर्ष के बालकों के लिए है। ये मानसिक रोगों से ग्रसित बालकों के लिए बनाई गई थी ड्रेकाली के द्वारा। बस आज के प्रश्न इतने ही हैं। चलिए तो मिलते हैं हम कल नए वीडियो के साथ, नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।